जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। अंतिम 20 दिनों में 75 प्लस स्कोर कैसे करें, तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े और हम जो आपको बता रहे हैं सिर्फ ये करना है। अंतिम समय में बहुत ही सरलता से एग्जाम में 75 प्लस स्कोर आप जरूर कर पाएंगे। 75 सवाल एग्जाम में जो है 100% सही कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक। देखिए, कंपनी के शासनाधीन अधिनियम से कम 2 सवाल पूछे जाएंगे और अधिनियम में कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं सिर्फ वही कवर करेंगे। बहुत ही शॉर्टकट में हम लोग पॉलिटी कवर कर लेंगे। तो चलिए देखिए, पहले अधिनियम जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। देखिए, तो ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था, आप सभी को पता है। देखिए, पहली अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो ये ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। और इसके बाद देखिए, कंपनी में व्याप्त, तो ये क्यों लाया गया था, तो ये भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करना, कंपनी में जो भ्रष्टाचार है उसे खत्म करना। और इसमें क्या क्या प्रावधान था 1773 के अधिनियम में, जो है क्या क्या प्रावधान था इसे देखिए। तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। आपको याद रखना है, सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से कि इस अधिनियम के माध्यम से मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो उत्तर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगले देखिए, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जो है अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। तो इसी अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, गवर्नर जनरल, देखिए, है ना। इसके बाद देखिए, तो इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था कि सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था 1774 ईस्वी में कोलकाता में। आप सभी को पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था ना। तो इसको याद रखना है आपको। और आपको आगे याद रखना है कि इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे के नाम जरूर याद रखिए। चलिए अगले देखते हैं, हम लोग बहुत ही शॉर्टकट में कवर कर लेंगे। चलिए अगली एक्ट है हमारे पास पीटर्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसका प्रमुख प्रावधान देखिए, कंपनी के मामले में जो है सरकारी नियंत्रण में वृद्धि किया गया था और नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। तो यहाँ से सवाल बनता है किस अधिनियम के माध्यम से नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। अगले देखिए, कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति, कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति का अपनाया गया था इसी अधिनियम के द्वारा। और अगले है, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। राजनीतिक कार्य अलग होंगे और व्यापारिक मामले जो है अलग होंगे, दोनों के लिए अलग अलग विभाग की स्थापना किया गया था, आप सभी को पता है। तो इसमें जो है ये मात्र 3 बात आपको याद रखना है पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 में। चलिए अगले देखते हैं हम लोग। अगले चलिए इधर देखते हैं। काफ़ी कम समय में पॉलिटी से जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं वो कवर हो जाएगा। देखिए अगले अधिनियम है 1786 का अधिनियम। और इसमें क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिला था। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में जो है अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिला था, क्योंकि 1786 में याद है कि कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के आया था, इसलिए ये अधिनियम लाया गया था। 1786 का अधिनियम जो है विशेष रूप से कॉर्नवालिस को भारत का वाइसरॉय गवर्नर जनरल बनाने के लिए लाया गया था, क्योंकि कॉर्नवालिस नहीं चाहता था आने के लिए। और आगे देखिए, अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दिया गया था। अपने निर्णय, जो गवर्नर जनरल थे वो अपने खुद का निर्णय लागू कर सकता था। तो ये 2 बात आप इसमें जरूर ध्यान रखें। अगले है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। तो इसमें क्या प्रावधान था? तो इसमें ये प्रावधान था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और चाय और चीन के साथ जो व्यापार जो है वो छोड़ दिया गया था, इस पर एकाधिकार कंपनी का था। इसी बात में देखेंगे कि 1833 का अधिनियम के द्वारा इसे भी समाप्त कर देता है। और अगले जो है 20 वर्षों के लिए कंपनी का जो है भारतीय प्रदेशों के साथ व्यापार को बढ़ा दिया गया था और राजस्व पर भी नियंत्रण बढ़ा दिया गया 1813 के एक्ट के द्वारा। ये बात आपको याद रखना है। और इसी में देखिए, और इसी अधिनियम के द्वारा है, चार्टर एक्ट के द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। शिक्षा पर 1 लाख रुपए पहली बार है जहाँ पर अंग्रेज शिक्षा के लिए कुछ खर्च कर रहा है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिए, 1813 का अधिनियम प्रथम बार शिक्षा पर खर्च किया गया था 1 लाख रुपए। चलिए आगे देखते हैं। तो 1813 खत्म हो गया।
और इसमें आगे आपको याद रखना है कि 1813 के अधिनियम के द्वारा ही ईसाई धर्म को भारत में जो है प्रचार करने का भी प्रावधान किया गया था। ईसाई धर्म भारत में प्रचार करने का प्रावधान इसी में किया गया था। चलिए अगले देखते हैं हम लोग। अगले है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 इसमें क्या प्रावधान था, तो ये देखिए, कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद कंपनी को जो है केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान दिया गया था। और बंगाल के जो गवर्नर जनरल था, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना था ना पहली बार वारेन हेस्टिंग बना था ना, तो अब बंगाल के गवर्नर जनरल को समुच्चय भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है पहले गवर्नर जनरल बनेंगे पूरे भारत का। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि किस चार्टर एक्ट के माध्यम से जो है बंगाल का गवर्नर जनरल समुच्चय भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये बात आप याद रखिए। अगले है कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया गया। और पहले विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मेकाले जो है प्रथम विधि सदस्य थे। और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि कोविड का सेकेंड डोज लिए थे, इसलिए थोड़ा 3 दिन से तबीयत काफ़ी ख़राब था और आवाज़ आज भी काफ़ी भारी टाइप के लग रहा है। बोलने की इच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी है कि आप लोग को हमें कराना पड़ता है, क्योंकि सिलेक्शन अब की बार चाहिए। अब की बार पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है, कुछ भी हो जाए सिलेक्शन चाहिए, तो आप लोग तैयारी कीजिए। अगले है चार्टर एक्ट 1853। तो 1853 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान था? तो इसमें प्रावधान था कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन को निश्चित कर दिया गया था और धन जो है सरकार द्वारा देना होगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये धन देगी कौन? ये वेतन देगी कौन? तो ये वेतन जो है कौन देते थे? कंपनी देगी। और डायरेक्टरों की संख्या जो है 24 से घटाकर 18 कर दिया गया था। पहले डायरेक्टर जो होते थे वो 24 हुआ करता था, और 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसकी संख्या घटाकर 18 कर दिया गया। और 18 में से जो है 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मनोनीत होते थे। जो ब्रिटिश क्राउन थे उसके द्वारा मनोनीत होते थे 6 सदस्य, और शेष चुने जाते थे। चलिए अगले देखते हैं। अगले देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858, तो इसे आप 1858 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या प्रावधान था? इसमें देखिए क्या प्रावधान था कि भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीन लिया गया और ब्रिटिश राजकूट को दे दिया गया। अब ब्रिटिश क्राउन जो है शासन करेगा भारत पर। अगले क्या था? और भारत राज सचिव के अंदर क्या क्या काम करते थे? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर पूरी तरह से अधिकार भारत राज सचिव का होता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस पर जो है भारत राज सचिव का ही अधिकार होता था, ये दोनों संस्था पे। और अगले देखिए, अगले क्या है कि भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम कर दिया गया था। गवर्नर जनरल जो था ना पहले, उसका नाम चेंज कर वायसराय कर दिया गया। तो सवाल आता है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? तो आप उत्तर करना 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। समझ चुके आप? देखिए, तो इसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की नियुक्ति की गई। और यहाँ पर देखिए इसमें कि समस्त अधिकार भारत राज सचिव को दिया गया। यहाँ पर समस्त अधिकार जो है भारत राज सचिव पर को दिया गया। मतलब देखिए, जो वायसराय होगा ना, वायसराय कुछ गलत करेगा तो वायसराय का कॉलर पकड़ेगा कौन? भारत राज सचिव वायसराय के कॉलर पकड़ेगा कि कहाँ पर क्या हुआ, क्यों गलती हुआ, और इसकी कॉलर कौन पकड़ेगा? मतलब वह जो भारत का राज सचिव है, इसकी कॉलर कौन पकड़ेगा? ब्रिटिश क्राउन। समझ चुके हैं आप इस फंडा को? चलिए अगले देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या प्रावधान था? तो वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया, जिस तरह आज हमारे राष्ट्रपति के पास हैं। और अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम अवधि भी निर्धारित की गई थी, जो 6 माह थी। अगले है, वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति दिया गया। और विभागीय प्रणाली का जो हेड बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग जो पहले वायसराय बना था। और इसी में देखिए, इसी में क्या किया गया था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार भी कर दी गई थी, और बॉम्बे तथा मद्रास प्रांतों को फिर से अधिकार मिल गया था। अपने लिए कानून बना सकता था, उसमें संशोधन भी कर सकता था, इसे पुनः अधिकार दे दिया गया था।
देखिए अगले अधिनियम है हमारे पास भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 का अधिनियम। तो इसमें क्या प्रावधान था? इसमें देखिए क्या प्रावधान था कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद सार्वजनिक हित के मामले में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। मतलब कोई प्रश्न पूछना है तो 6 दिन पहले ही सूचना देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मुख्य ध्यान रखना है कि मुख्य बात क्या है कि भले ही विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर जो है 1892 में सीमित अर्थों में कुछ ही अर्थों मानते हैं, लेकिन यहाँ से निर्वाचन पद्धति की स्टार्ट हो चुका था। तो सवाल पूछे जाते हैं किस अधिनियम के द्वारा जो है निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हुई? तो उत्तर करना है हमें 1892 का अधिनियम। चलिए अगले अधिनियम है हमारे पास भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1909 का अधिनियम, इसे क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। मार्ले कौन थे, मिंटो कौन थे? आपको कमेंट में बताना है। मार्ले भारत सचिव थे क्या मिंटो वायसराय थे? कौन क्या था ये आप बता दीजिएगा। अगले देखिए इसी में क्या प्रावधान था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी 1909 के अधिनियम के द्वारा। और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में कुछ व्यक्तियों का कथन है जो कि आपको याद रखना है। देखिए इस अधिनियम के बारे में गांधी जी क्या बोले थे? तो इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ये गांधी जी का कथन था। और रेमजे मैकडोनाल्ड का कथन था कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ये रेमजे मैकडोनाल्ड का कथन था। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों कथन। अगले अधिनियम है हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1919। और इसे और किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अधिनियम को बोलते हैं। और इसमें जो है प्रांतों में दोहरा शासन, द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। प्रांत में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखना। केंद्र में नहीं, केंद्र में 1935 का अधिनियम होगा। प्रांत में 1919, केंद्र पूछे 1935। और इसमें पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। अगले इसी में है, इसी अधिनियम में शामिल था कि प्रांतीय विषय को 2 भाग में विभाजित कर दिया गया। एक तरफ आरक्षित थे, दूसरी तरफ हस्तांतरित थे। अब कौन कौन से विषय आरक्षित था, कौन कौन से हस्तांतरित थे, ये हमको याद नहीं रखना है। और इसी में देखिए कि अधिनियम का आधार क्या था। इसमें जो अधिनियम का आधार था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट वो जो है इस अधिनियम का मुख्य आधार बना था। और आगे देखिए हमारे पास है भारत सरकार अधिनियम 1935। लेकिन इस अधिनियम में 1909 के अधिनियम में कुछ छूट रहा है जो आपको बताना चाहिए हमें। इतना तो आपको याद रखना है, लेकिन इस अधिनियम में देखिए कि एक्स्ट्रा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सवाल बिहार एसआई में पूछे जाते हैं। संविधान की जो मांग पहली बार कौन किया था? तो 1895 में तिलक ने संविधान की मांग पहली बार किया था। इसी में परिलक्षित ये जो था परिलक्षित था। और भारत शासन अधिनियम 1919 की जो हम लोग देख रहे हैं कि लागू होने के बाद वर्ष 1922 की बात करें तो 22 में गांधी जी ने अपनी पहली बार कहा था। गांधी जी ने पहली बार क्या बोला था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। ये सारी बात इसी अधिनियम में मेंशन है। और इसी में देखिएगा कि 1923 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय सम्मेलन में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया का प्रारूप भी तैयार किया गया था। और इसी अधिनियम के द्वारा से माध्यम के द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया था। और आप सभी को पता है कि 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था। इतना बात भी आप ध्यान रखें एक्स्ट्रा। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था इसी अधिनियम के द्वारा। और अगले हम लोग क्या देख रहे थे? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो देखिए 1935 इसका क्या प्रावधान था। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका प्रावधान, इसमें क्या क्या मेंशन था, इसमें क्या प्रावधान था। तो संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और अखिल भारतीय संघ की स्थापना, द्वैध शासन देखिए प्रांत में समाप्त। हम लोग देखे थे कि 1919 के अधिनियम के माध्यम से प्रांत में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। और इसमें जो है 1935 के अधिनियम से प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया।
और केंद्र में लागू कर दिया गया, जस्ट उल्टा हो गया। और उत्तरदायी शासन जिसे स्वशासन शब्द, तो पूछा जाता कई बार कि किस अधिनियम के माध्यम से स्वशासन शब्द का प्रयोग किया गया था, पहली बार किस अधिनियम में स्वशासन शब्द का प्रयोग किया गया, ऐसे सवाल बनते रहता है। तो ये 1935 का अधिनियम। तो स्वशासन प्रांतों को जो है उत्तरदायी शासन मिला, और दोहरे शासन के स्थान पर, ये कहाँ पे, दोहरे शासन के स्थान पे, क्योंकि आप सभी को पता है ना, प्रांत में जो है द्विशासन को समाप्त कर दिया गया था 1935 के अधिनियम से, लागू किया गया था 1919 के अधिनियम। तो आप इसे जरूर ध्यान रखना। देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1935 में ये प्रावधान भी मेंशन था कि इसका विस्तार किया गया था, सांप्रदायिक तथा वर्गीय मताधिकार मंडलों का विस्तार कर दिया गया। और महत्व भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत बना था। जो आप भारतीय संविधान आप देखते हैं, ये पूरी तरह से जो है निर्भर थे 1935 के अधिनियम। भारत के संविधान में बहुत ज़्यादा अनुच्छेद, करीब 60% अनुच्छेद जो है वो 1935 के अधिनियम से स्पष्ट लिया गया है। तो भारतीय संविधान का रीढ़ की हड्डी है 1935 का अधिनियम, आपको याद रखना है। और इसमें जो है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का गठन किया गया था, और शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था केंद्र और प्रांत में। और इसी अधिनियम के द्वारा से जो है फेडरल न्यायालय की स्थापना कर दिया गया था 1937 में। और इस अधिनियम के बारे में देखिए कुछ व्यक्ति के कथन है, 1935 के अधिनियम के बारे में कुछ व्यक्ति का कथन है, तो वो कथन देख लेते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू कथन देखिए, जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये सवाल से 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था, तो ये आप जरूर इसे ध्यान रखें कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ये किस अधिनियम के बारे में है, 1935 के अधिनियम के बारे में कथन है जवाहरलाल नेहरू का। और गुलामी का अधिकार, दास्ता आज्ञापत्र, ये सब कथन है। अनुदेश प्रपत्र तो राज की नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। और चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और इसी में देखिए भारत के संविधान में वर्ष 1950 में इसे सम्मिलित किया गया था, डीपीएसपी आप लोग पढ़े होंगे। नोट देखिए, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्वीकृत कर दिया गया था। तो 1935 का अधिनियम जो है असफल रहा था। 1936 कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था, उसमें इसे अस्वीकृत कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। और आखिरी अधिनियम है हमारे पास भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए देखिए, इसे पढ़िए। देखिए भारत का झंडा है, इसमें 24 चक्र है, आप सभी को पता है। देखिए, अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर दी गई थी। और 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति। अगली है, दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार मिल गया था। और दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता भी मिल चुकी थी, आप सभी को पता है। 14 अगस्त पाकिस्तान, 15 अगस्त अपना इंडिया। और भारत का राष्ट्र सचिव का पद जो है समाप्त कर दिया गया था, आप सभी ने पढ़ा है ना अभी तुरंत। 1858 का अधिनियम है ना, 1858 का अधिनियम, जहां भारत राष्ट्र सचिव का पद देखे थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। बंगाल का प्रथम गवर्नर था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप सभी ने पढ़ा है अभी जस्ट। अगले, प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त किया, तो प्रधान सेनापति कौन बना था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? आप सभी ने पढ़ा है ना भी, 1833 का अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो उस समय कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसे सवाल पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तब पर भी उत्तर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तब पर भी क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी को पता है कि जो 1773 का अधिनियम आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें क्या प्रावधान था? हमने अभी पढ़ा है क्या प्रावधान था
कि बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसके बाद हम लोग पढ़े कि 1833 में जो है बंगाल के जो गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया था, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो 1833 से पहले 1832-31, इससे पहले जो है बंगाल का गवर्नर कौन थे? बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही थे। तो इसी के समय में 1833 का अधिनियम लाया और इसीलिए ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, क्योंकि इसी के समय 1833 में चेंज हुआ था। और इसी प्रकार आगे आप देखेंगे 1858 का अधिनियम भी, 1858 का भी अधिनियम देखेंगे, जहाँ पर लॉर्ड केनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होंगे और भारत का पहले वायसराय बनेंगे, लॉर्ड केनिंग। तो इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिए अंतिम और पहले में, जो अंतिम होगा वही पहले होगा, अंतिम पहले सेम व्यक्ति हैं। अगले देखिए, कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी 1861 के अधिनियम के द्वारा। अगले है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तो 1937 में। और सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। और इम्पोर्टेंट चीज इधर है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 में होता है। एक तो किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने की थी 1934 में। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे? M.N. रॉय। कौन थे? M.N. रॉय 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार संविधान सभा की मांग की, तो कांग्रेस ने पहली बार 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। और इसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी, तो भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा संविधान सभा ने किया था। और इसमें कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। टोटल महिला 15 थी संविधान सभा में। और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ। और इसी में जो है अस्थायी सदस्य चुना गया था, कौन है ना, आप बताइएगा। सच्चिदानंद सिन्हा इसी में अस्थायी सदस्य चुना गया था। और अगले जो है 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, कौन? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। और इसमें टोटल अधिनियम जो हुआ था 11। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक लग रहा है कि इसमें टोटल अधिनियम 11 लिखा है यहाँ पे। आपको पता है क्या 11 हुआ था? डाउट है इस पर। तो टोटल अधिनियम 12 हुआ था। तो एक बार आप लोग ये कन्फर्म कर लीजिएगा, 11 नहीं 12 हुआ था। और इसमें देखिए संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949, संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में जो है फाइनल रूप से बनकर तैयार हो गया था। और बनने में कितना टाइम लगा था आप सभी को पता है ना? बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। और इसकी अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ? अंतिम बैठक, सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 और गठन कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको कम से कम इतना ध्यान रखना है इसके बारे में।